तो बात करेंगे इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी के 24 फरवरी को पूछे जाने वाले एक इंपॉर्टेंट वायरल पेपर के बारे में। सो हाय एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो हमारा 2025 के लिए हिंदी का पेपर है, इसका कोड क्या है। आप कोड याद कर लीजिए, 801 DL इसका कोड रहने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप शुरुआत से लगा करके एकदम एंड तक देखोगे तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन पता चलेंगे, और अगर आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखोगे ना तो पूरा पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता हो पूछा जा सके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बोर्ड पेपर की बात करूं तो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर हमारा होने वाला है, जिसमें 3 घंटे केवल हमको पेपर को करने के लिए दिए जाते हैं और 70 अंक का इसका पूर्णांक होता है। इसके बाद अगर मैं और बात करूं तो बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें होती हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे कि सबसे पहले ये तीसरा पॉइंट देखिए कि जो खंड आ आता है उसमें जितने भी प्रश्न होते हैं वो सभी के सभी OMR शीट में आपको उनका आंसर देना रहता है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि और भी मैं अगर बात करूं इसके खंड तीसरे के बारे में, तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें सभी के सभी MCQ टाइप यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के आते हैं तो भाई 20 नंबर के ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर मैं आपके 5th नंबर पॉइंट की बात करूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें आता है खंडबा, और खंडबा में पूछे जाते हैं वर्णात्मक प्रश्न। कैसे प्रश्न? वर्णात्मक प्रश्न, यानी कि वो प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में भाई साहब 4 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर के पूछे जाते हैं। और ये सभी प्रश्न आपको अपनी बोर्ड कॉपी में लिखने पड़ते हैं, और इन सभी का जो पूछने का अंक होता है वो होता है 50, यानी 50 + 20 यानी टोटल 70 नंबर का ये पेपर आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन पेपर के वो प्रश्न जो आपको तैयार करने हैं, और आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका जो स्टार्ट होता है वो होता है खंड का। अब भैया खंड का में क्या पूछा जाएगा, तो सभी लोगों को पता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें हमारे आने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि सही विकल्प का चयन करें। एकदम ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में पहला क्वेश्चन आएगा जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन सही होगा, तो सही विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। वट पीपल निबंध के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं, कि भैया गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, या फिर रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, या फिर डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का एक प्रसिद्ध महाकाव्य हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जहां तक ये वाला क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, अब देखिए इसमें से 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन सही होता है तो आपको वही टिक लगाना पड़ता है। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, और आपको मैं बता दूं कि जो भी प्रश्न है उसका आंसर आपको देना है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। आपको एकदम आंख मीच कर टिक लगा लेना, ये क्वेश्चन अगर आएगा आपके एग्जाम में, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 1 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा इस क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि हिंदी की प्रथम कहानी है। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी की प्रथम कहानी आपकी इंदुमती है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, केवल आंसर को टिक कर रहे हैं जिससे कि समय हमारा ना ज्यादा वेस्ट हो। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1 नंबर का ये प्रश्न भी हमारा होने वाला है, और अगर ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन आपका होगा कि निम्नलिखित में, पहले क्वेश्चन पढ़ें, तो निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। देखो यात्रा साहित्यकार की अगर बात आती है तो यहां पर आप लोगों के एकदम सही ऑप्शन होंगे राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, जो कि बिल्कुल फिक्स एकदम सही ऑप्शन है यात्रा साहित्यकार के। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, 5 नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। तो भाई स्मृति की रेखाएं किस साहित्य की विधा है? तो देखो ये एक प्रकार की संस्मरण विधा की रचना है स्मृति की रेखाएं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, और इसका ऑप्शन मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, हालांकि जीवनी और चतुर्सेन शास्त्री दोनों नहीं है। राइट ऑप्शन इसका मैं आपको बताता हूं। तो इसका राइट ऑप्शन देखिए, जैसे संस्मरण मैंने बताया ना, तो संस्मरण इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है,
और जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके सही ऑप्शन आपको दिख जाते हैं जब आपको क्वेश्चन अच्छे से पता होते हैं। ठीक है, 6 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुकाल की समय सीमा है। तो बिल्कुल एक ऑप्शन याद रखिए, ऋतुकाल की जो समय सीमा होती है वो आप लोगों की होती है 1643 ईस्वी से लगा करके 1843 ईस्वी तक। ये होती है आप लोगों की किसकी, ऋतुकाल की समय सीमा। तो बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा आप लोगों का। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल सही, एकदम सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। इसको आप बिल्कुल सही लगा लेंगे। ठीक है, 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष होगा। देखो, तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का हो जाएगा 1943 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ऋतुकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। तो ऋतुकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर आप सही लगाएंगे मेरे भाई, 2 नंबर भूषण। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम से पहले आपको बेहतर तैयारी के लिए ये डेली मॉडल पेपर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियोस दी जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दोस्त तक, फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नंददास, सूरदास, छीत स्वामी या फिर भिखारी दास। तो इसमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। तो भैया इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सूरदास। सूरदास आप लोगों के एक अष्टछाप के कवि नहीं है। बाकी नंददास हो गए, छीत स्वामी हो गए, भिखारी दास, ये सभी अष्टछाप के कवि होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का है कि ऋतुकाल का अन्य नाम है। तो ऋतुकाल का अन्य नाम क्या है। स्वर्ण काल है कि श्रृंगार काल है कि उद्भव काल है कि संक्रांति काल है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋतुकाल का अन्य नाम जो है ना वो श्रृंगार काल है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और जो क्वेश्चन की राइट ऑप्शन है ना केवल उन्हीं को टिक लगाया जा रहा है, जिससे कि आपको ज्यादा समय ना गंवाना पड़े और आपको सही ऑप्शन पता चल सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शोक विकल सब रोवई रानी रूपशील तेज बखानी में कौन सा रस है। इसमें हमको भैया ये बताना है कि ये जो हमारी पंक्ति दे रखी है ना यहां से लगा करके यहां तक, इसमें कौन सा रस होने वाला है। तो सिंपल है एकदम, शोक विकल सब रोवई रानी रूपशील बल तेज बखानी में हमारा वीर रस होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो वह सरल विरल जो काली रेखा तम के धागे सी जो हिलडुल, इसमें कौन सा आपका अलंकार होने वाला है, आपको ये बताना है। तो देखो भाई, इसमें जो आपका अलंकार होने वाला है ना वो कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो इसमें उपमा लगाएंगे, बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 यानी हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे और इसके सही ऑप्शन को आप हमें कमेंट करके भी बताएंगे कि चौपाई छंद किस छंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चौपाई जो छंद हमारा होता है ये छंद हमारा किस छंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, मुक्तक छंद की, वार्णिक छंद की, मात्रिक छंद की, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो राइट ऑप्शन आप लोग लगाएंगे, क्वेश्चन अगर आ जाए तो मात्रिक छंद पर एग्जाम में बिल्कुल सही टिक लगा के आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो अधिग्रहण की बात करें तो अधिग्रहण में आपका जो प्रयुक्त उपसर्ग होने वाला है बहुत सिंपल है, वो अधि होने वाला है। ठीक है, 1 नंबर यहां से मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर की। तो कह रहा है कि नेह का तत्सम क्या होगा। तो नेह का तत्सम हमारा क्या होगा। नेह का मतलब, तत्सम का मतलब सबसे पहले समझिए, तत्सम का मतलब होता है वे शब्द जो किसी शब्दों के आगे लग जाते हैं और एक नया शब्द बना लेते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो तत्सम क्या क्या होगा भाई साहब, तत्सम का कौन सा, नेह का तत्सम क्या हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, स्नेह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7 नदियों का समूह का समास होगा।
तो 7 नदियों का समूह का समास क्या होगा? तो सप्त सिंधु बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये सप्त नदी, सा नदी, इनमें से कोई नहीं, ये सभी गलत होंगे। सप्त सिंधु बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी को टिक लगा के आएंगे, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन उठाया गया है यहाँ पर हमारे विभक्ति और वचन से। प्रश्न हमारा रहने वाला है कि तस्य जो हमारा शब्द है इसकी विभक्ति बतानी है और वचन बताना है, ठीक है। तो तस्य शब्द की विभक्ति वचन क्या होने वाले हैं? तो देखिए तस्य जो हमारा शब्द है ना, ये हमारा एक द्वितीय शब्द आता है, ठीक है। वचन की बात करें तो एक है और द्वितीय एक वचन बिल्कुल सही फिक्स राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही लगा लीजिए, यानी तस्य शब्द हमारी जो इसकी विभक्ति वचन होगी वो द्वितीय होगी और वचन की बात करें तो एक वचन होगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जानवर दौड़ते हैं, जानवर दौड़ते हैं, इस वाक्य में जो आपके दौड़ते हैं ये क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। उद्देश्य है कि विधेय है कि सर्वनाम है कि विशेषण है? तो देखो भैया यहाँ पर आप लोगों का जो दौड़ते हैं ना, ये एक प्रकार से आपका कह सकते हो विशेषण है, क्रिया विशेषण है, तो जिसको हम केवल विशेषण कह सकते हैं, ठीक है। ओके, राइट ऑप्शन आपको पता चल ही गया होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भैया वाच्य प्रयोग के कितने भेद हैं? वाच्य प्रयोग के कितने भेद हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 है कि 7 हैं? तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा लीजिए, 3 होते हैं वाच्य प्रयोग के भेद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो देखो यहाँ पर संबंधवाचक जो सर्वनाम है वो आपका कौन सा नहीं होगा? हम। देखो हम जो होता है स्वयं के लिए डिपेंड होता है, खुद के लिए, ना कि किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, दो चीजों के बीच में आता है। जो दो चीजों के बीच में आता है वो हमारा संबंधवाचक होता है, जो किसी दो चीजों में रिलेट करता है, संबंध बनाता है, वो संबंधवाचक होता है। और हम जो होता है एक प्रकार से कह सकते हो ये एक आपका कर्ता होता है जो कि संबंधवाचक नहीं होता है। तो सभी ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे और संबंधवाचक सर्वनाम आपका जो नहीं होगा वो हम होगा, यानी हम यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से देखिए इस पूरे पेपर के मैंने आप सभी लोगों को 20 नंबर के जो 20 MCQ आते हैं वो बता दिए। अब बात करेंगे उन प्रश्नों की जो 50 नंबर के आपके परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, जो कि 50 नंबर के पूछे जाते हैं। और एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे और आपको एक एक करके सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से नोट करते हुए समझते हुए चलना है। तो चलिए बात करेंगे भैया अब आपके बोर्ड परीक्षा में 50 नंबर के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आप किस तरीके से बेहतर अंक ला सकते हैं। और इस पूरे पेपर के यही प्रश्न सबसे जरूरी होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रश्न से, जो कि हमारा रहने वाला है गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहने वाला है, 6 नंबर आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, इस क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, तो इसके लिए जल्दी से इसको नोट कर लेना है। इस क्वेश्चन को मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा वरना बहुत समय निकल जाएगा। मैं कहूंगा इसको बताने का तरीका मैं बता देता हूं। देखो कैसे करना है आपको, सिंपल से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में क्या करिए, आपको कुछ नहीं करना, इसको गूगल पर सर्च कर लीजिए, या तो व्हाट्सएप पर आपका AI ऑप्शन आ चुका है चैट GPT का, वहां से इसके आंसर को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करें जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं अभी तक वर्षों में, तो वो ये 3 प्रश्न आपके होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा भी प्रश्न है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में लास्ट वाले क्वेश्चन में या फिर दूसरे क्वेश्चन में 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एक क्वेश्चन को लगा करके, जैसे कि यहाँ पूछा गया मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है बताइए। दूसरा पूछा गया है कि हमें अमृत की याद दिलाकर, ठीक है, याद दिलाकर किसने अमृत प्यासे शरीर में प्राण फूके, नए प्राण फूके। तो देखो ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये एक प्रश्न में आकर के 2 प्रश्न पूछ लिए गए, मतलब 1 नंबर का ये क्वेश्चन, 1 नंबर का ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको स्वयं से यूट्यूब से या तो गूगल से ढूंढना होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, अथवा में भी भैया एक और गद्यांश आता है, जिनको भैया मान के चलिए ये वाला गद्यांश एग्जाम में नहीं आ रहा है, फिर वो भाई ये वाला गद्यांश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इस गद्यांश की बात करूँ तो ये है, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा, दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश,
जल्दी से नोट कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आने वाला है। ठीक है, इसका और भाग पीछे है तो मैं उसको भी आपको दिखाने वाला हूं। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का भाग मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा रह गया है, ज़्यादा नहीं है। फिलहाल इतना ही है कि नहीं कर सकता उन्नति तो उसको तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। ठीक है, तो इतना और आपको इसमें लिख लेना है। ठीक है, फिलहाल अगर मैं इन प्रश्नों में से और भी जो प्रश्न आते हैं वो मैंने कौन से लिए हैं, क्योंकि ये प्रश्न अगर आप तैयार करोगे ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा गद्यांश तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो प्रश्न आएगा गद्यांश में, मैंने आपको पहले में नहीं बताया था पर इसमें मैं बताने वाला हूं। देखो सबसे पहला जो गद्यांश का प्रश्न आता है वो आता है संदर्भ लिखने के लिए, जिसमें आपको संदर्भ लिखना पड़ता है। और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें आपको गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी पड़ती है। इसके बाद वही चीज कि आपका तीसरा प्रश्न आ जाता है जिसमें गद्य से रिलेटेड, गद्यांश से रिलेटेड 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उसी गद्यांश से आधारित कि भैया बताइए कि इसमें क्या हुआ था और यहाँ क्या था, ये क्या था। जैसे यहाँ पूछ दिया गया कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निंदा का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न पूछ दिया गया कि मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है। ठीक है, ऐसे ही तीसरा प्रश्न पूछ दिया गया कि मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है। अब देखो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा, इस पूरे गद्यांश से जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि ये गद्यांश मैंने पहले बताया इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा। और अगर आप सेट याद करके जाओगे तो 100% आ सकता है। ठीक है, इसका आंसर आपको मैंने पहले बता दिया, गूगल, यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप के चैट जीपीटी से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होने वाला है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वर्णनात्मक प्रश्नों का। और प्रश्न हमारा सेकंड है वर्णनात्मक का कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो चलिए बात करेंगे कि कौन सा हमारा पद्यांश है। और इसमें भी भाई 3 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 6 नंबर आपको मिलते हैं। तो देखो पहला सबसे पहले पढ़ेंगे कि है क्या ये हमारा पद्यांश कैसा है। तो पद्यांश है कि निर्गुण कौन देश, ठीक है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाई, सौंदे बूझत सास न हासी। ठीक है, हासी को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन बेस है, कैसो की रस है अभिलाषी। ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में ये आपका ज़रूर आता है हर साल, हर एक सेट में, हर एक सेट में नहीं, किसी ना किसी सेट में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, तैयार कर लीजिए अगर आप पेपर 24 फरवरी को देने जा रहे हो। इसके प्रश्नों की बात करें तो वही चीज़ इसमें भी पद्यांश में होता है। पहला क्वेश्चन आता है कि आपको पद्यांश लिखना है संदर्भ का। ठीक है, संदर्भ लिखना है इस पद्यांश का, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है इस पूरे पद्यांश की। एंड द लास्ट क्वेश्चन जिसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं आपके पद्यांश से ही आए हैं कि इन पंक्तियों में गोपियां किस प्रकार, किससे होगा यहाँ पर, किससे प्रश्न कर रही हैं। नेक्स्ट है निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की है। इस चैप्टर में इस पद्यांश में केवल ये प्रश्न जो थे ना बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो भैया इनको आपको तैयार करना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आता है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। फिर इसके बाद अथवा में एक और पद्यांश आता है, उसकी बात करेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है ये 3रा नंबर की, पद्यांश में मधुकर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो पद्यांश में एक शब्द है मधुकर, तो वो शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है वो आपको बताना पड़ेगा। जब आप पद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को वो पद्यांश नहीं आता जो मैंने अभी आपको बताया, उसके अलावा 2 पेपर में पद्यांश आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका ये पद्यांश है। ठीक है, अथवा में आया है कर लोगे, तो भैया इसके भी 3 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न होता है संदर्भ लिखने का, दूसरा क्वेश्चन होता है रेखांकित अंश की व्याख्या का, इसके बाद तीसरे चौथे प्रश्न जो आते हैं उनकी बात करेंगे। हालांकि दोनों क्वेश्चन एक में ही आते हैं, मेनली 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और होता ऐसा है कि लास्ट वाले क्वेश्चन में आपके 2 प्रश्न या 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए इसमें है हमारा पहला पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन कि स्वतंत्रता एवं आशा का विलोम शब्द बताइए, या फिर सुभद्रा जी को रानी से अधिक लगाव उनकी समाधि से क्यों है, ये बताइए। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपको तैयार करने हैं। अब चलिए
पद्यांश को देख लेते हैं एक बार। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर चैप्टर से लिया गया है। प्रश्न है कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीरवाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूलवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। तो इस तरीके से पूरा देखोगे आपको ये इजिली यूट्यूब, क्वेश्चन बैंक, चैट जीपीटी के यूट्यूब, व्हाट्सएप वाले हर जगह मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाएगा। तो आप इसको सर्च करके इसके आंसर को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अभी और क्वेश्चन है इस पेपर के, तो चलिए उनको देखेंगे और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में चाहते हो कि हिंदी में 95 प्लस नहीं तो कम से कम 90 प्लस 89, 88 नंबर केवल कुछ समय में पढ़ के आए, तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा। अब देखिए यहाँ से जो हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है ना, वो भी बिल्कुल सेम है। अब जैसे कि आपने पहले देखा था कि हम लोगों ने हिंदी के गद्यांश पढ़े थे, यहाँ पर आपके संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश होने वाले। फॉर जैसे कि यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखोगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भाई साहब यहाँ पर जो ये आपको दे रखा है, ये आपका संस्कृत का एक गद्यांश है। इसमें आपको केवल और केवल हिंदी में अनुवाद करना है बस। आपको कोई भी आपको संदर्भ नहीं लिखना, आपको कोई भी व्याख्या तो नहीं करनी, हिंदी में इसका अनुवाद करना है और आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ मतलब क्या कि भैया ये किस चैप्टर से है और किस, मतलब कि आपको बेसिकली चैप्टर के नेम लिखना है बस, और कुछ इसमें संदर्भ में नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो ये देखिए आपको इजीली हिंदी अनुवाद आपको कहाँ से मिलेगा। देखिए सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है कि इसको आपको गूगल से सर्च कर लेना है, वहाँ पर ये संस्कृत में होगा, संस्कृत का आपको हिंदी में कर लेना है तो आपको गूगल पर मिल जाएगा। वरना आप व्हाट्सएप के चैट जीपीटी से इसके आंसर को, इसकी हिंदी व्याख्या को इजीली प्राप्त कर सकते हो। अथवा में अगर आपकी बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो गद्यांश आया है संस्कृत का, वो ये पूछा गया है कि दुमुखम द्वितीय कसाधातः, इसके बाद देखिए ब्रैकेट में कुछ दे रखा है, इसके बाद आगे देखेंगे तो ताड़ितः चंद्रशेखरः पुनः भारतम जयतु इदवत्ती, ठीक है। और इस तरीके से देखिए ये जो भी गद्यांश है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ऊपर वाला देखोगे तो इयम नगरी विविध धर्माणाम, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हर बार किसी ना किसी सेट में आता ही रहता है, लेकिन मुझे लगता है ना ये 2025 में ये दूसरा वाला आ सकता है, ठीक है। तो जरूर तैयार करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों ही गद्यांश हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 4 नंबर। तो 4 नंबर में देखिए यहाँ पर आपके संस्कृत के पद्यांश पूछे गए हैं जिसका संदर्भ लिखना होगा और साथ ही साथ हिंदी में अनुवाद भी करना होगा। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये भैया जो आपके होते हैं ये बेसिकली श्लोक होते हैं। क्या होते हैं? श्लोक, ठीक है। और आपके हिंदी के पेपर में एक श्लोक भी लिखने के लिए आता है और वो श्लोक जो आप लिखेंगे ना वो इन दोनों से मिलता हुआ श्लोक नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है मानम हित्वा प्रियो भवति, ठीक है, क्रोधम हित्वा न सोचती, काम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्, ठीक है। तो जो आपको श्लोक अपने जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आगे चल के क्वेश्चन होगा जिसमें आपको श्लोक लिखना पड़ेगा, तो आपको ये दोनों श्लोक नहीं लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वाला प्रश्न है रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रियुताम अम्भोद बहवो वसंती गगने सर्वोडपि नेता दर्शः, ठीक है। तो देखो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट श्लोक होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सिंपल एकदम है क्वेश्चन कि भैया आपको गूगल से, यूट्यूब से, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप वाले से कहीं से भी करके इन दोनों को आपको तैयार कर लेना है एग्जाम से पहले। पूरे पेपर को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी ले रहा हूं कि भैया इससे बाहर इस सेट से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो बहुत ही इजी प्रश्न है और हालांकि इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, ठीक है। और ये प्रश्न क्या पढ़ेंगे तो प्रश्न आपका बहुत आसान होता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर आपको दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। देखो बेसिकली ये जो प्रश्न होता है वो आपके जिला के हिसाब से आता है, आप किस जिला से बिलोंग करते हो। जैसे कि अगर आप कानपुर से हो, ठीक है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप अलीगढ़ से हो, आप प्रयागराज से हो, ठीक है, आप किसी भी जिले से बिलोंग कर सकते हो, ठीक है, कहीं से भी, कन्नौज से हो, कहीं से,
तो उस जिले के हिसाब से क्या होता है कि ये जो होते हैं खंड काव्य होते हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अपने हिंदी वाले टीचर से ये पूछना है कि भाई टीचर जी हमको कौन सा खंड काव्य क्लास 10th के लिए तैयार करना है, और वो आपको बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा जाता है, तो जिसमें सिंपल है कि लेखक का जीवन परिचय आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, आपको जीवन परिचय लिखना होता है, ठीक है, जीवन परिचय, और वो भी ये जीवन परिचय जो आप लिखोगे बहुत ही आसान होता है, और केवल 2 से 3 आपको जीवन परिचय तैयार करने हैं, और आपके जीवन परिचय एग्जाम में जो भी आएगा आप उसे कोई भी पूछ लिया जाए, लेकिन मिनिमम ये 3 जीवन परिचय तो आपको तैयार करने हैं, इससे बाहर कोई भी जीवन परिचय नहीं आने वाला, ठीक है। तो सबसे पहला जीवन परिचय पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। आपको केवल ये 3 जीवन परिचय एग्जाम के लिए तैयार कर लेने हैं। मैं गारंटी ले रहा हूं कि एक ना एक जीवन परिचय आपके पेपर में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, हर साल 5 नंबर का आता है, तो जरूर तैयार करना है, ठीक है इसको, और बेहद आसान होता है। इसके अलावा अगर मैं 6 के 12 नंबर की बात करूं तो भैया इसमें भी हमारे 5 नंबर का जीवन परिचय आता है, लेकिन यहाँ पर जो जीवन परिचय आता है वो कवि का पूछा जाता है, ठीक है। तो कवि के जीवन परिचय को तैयार करने के लिए बेसिकली आपको भी 3 से 4 तैयार करने होते हैं, बट मैं 3 बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है। तो देख लिए, महादेवी वर्मा, बिहारी लाल और रसकान का याद कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो सुमित्रा नंदन पंत का भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि का जीवन परिचय होता है क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 7, 8 और 9, 10, ठीक है। 7, 8, 9, 10 बचे हैं, 4 प्रश्न, उनको देखते हैं। तो ऐसे ही 7 नंबर प्रश्न हमारा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कटसंत कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। बेसिकली आपको वो श्लोक लिखना है जो आपकी प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो, ठीक है। तो 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो अपने शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना है, 4 नंबर का ये वाला भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हो भाई साहब कि आप लोगों के टोटल 7-8 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, 2 बचे हुए हैं। अब जैसे कि जो पत्र आता है इसकी बात करेंगे, पत्र की थोड़ा और। तो जो पत्र आता है केवल उसको लिखने का तरीका आपको सीख लेना है, ठीक है। इस पत्र को आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा अथवा में एक और पत्र है, उसको देखते हैं। तो चलिए, अथवा में जो पत्र पूछा गया है वो है अपने मित्र को अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखना है, ठीक है। 4 नंबर का आता है। देखो, आपको जो मैंने 2 पत्र बताए हैं उनको लिखना सीख लेना है, उनको लिखने का तरीका आपको सीख लेना है, और आपसे मैं गारंटी ले रहा हूं कि कोई भी पत्र आ जाए आप उसको बना करके अपनी भाषा में लिख के आओगे, लेकिन आपको तरीका यदि पता है तो, ठीक है। तो सबसे पहले तरीका आपको सीख लेना है यूट्यूब से कि पत्र कैसे हमें लिखकर आना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 9 नंबर प्रश्न में आते हैं हमारे, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी संस्कृत में। किस भाषा में? संस्कृत में देने हैं, ना कि हिंदी में, ठीक है। तो 2 नंबर का प्रश्न होता है ये, ठीक है। एक नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला है कुपस्य का खेदा दानेन केन वर्धते ज्ञानम पुत्र समवती ग्रामीणा का उपास्य। देखो, ये 4 प्रश्न आपको बिल्कुल तैयार करके जाने हैं। ये समझिए, ये वो प्रश्न है जो 2025 बोर्ड एग्जाम में एकदम रखे हुए हैं किसी ना किसी सेट में, बस आपको तैयार करके जाने हैं। इन प्रश्नों का आंसर मैं बहुत बार बता चुका हूं। हर एक प्रश्नों में आपको इजीली यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप के चैट जीपीटी, AI सेक्शन से कहीं से आप इनके आंसर को ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन बैंक से भी आप ढूंढ सकते हैं। आपकी पसंद, आप कहां से इनके आंसर को ढूंढेंगे। फिलहाल लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 7 नंबर का आता है। सबसे बड़ा और सबसे कह सकते हो इजी प्रश्न होता है, लेकिन इसको तैयार करने के लिए आप लोगों को ये 5 टाइप के निबंध तैयार करने पड़ेंगे। देखो, निबंध आता है बेसिकली, अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन में, तो निबंध लिखने के लिए आता है, और निबंध में कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल से है। इसको आपको जितना ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा इसके बारे में आपको नॉलेज होगी। एक बार इसको लिखने का तरीका पत्र की तरह आपको सीख लेना है। इसके बाद आप एग्जाम में ये 5 निबंध पढ़ के जाइए, आपको एक निबंध जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। और आप अगर 24 फरवरी से पहले हिंदी के मेरे द्वारा बताए गए 5 से 6 मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं, इजीली आपके 90+ नंबर आ जाएंगे, ठीक है।
तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।